आज हमारे पास जो सोर्स आए हैं वे भाषा के बारे में हैं और सवाल बहुत ही बुनियादी है। भाषा आखिर है क्या? हम सब दिन भर इसका इस्तेमाल करते हैं, पर ये इतनी स्वाभाविक है कि हम इसके बारे में सोचते भी नहीं। बिल्कुल। पर एक बच्चा इसे जितनी आसानी से सीख लेता है, दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर भी उसे सही से समझ नहीं पाते। तो आखिर इंसानी भाषा का वो सीक्रेट कोड क्या है जो इसे इतना खास बनाता है? और आज की चर्चा में हम इसी कोड को तोड़ने की कोशिश करेंगे। हाँ। और ये चर्चा किताबी परिभाषाओं के बारे में नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाषा एक मशीन की तरह कैसे काम करती है। सोर्स हमें बताते हैं कि ये सिर्फ बात करने का एक तरीका नहीं है, बल्कि शायद यही वो चीज है जो हमें वाकई में इंसान बनाती है। एग्जैक्टली। तो चलिए इसकी बनावट और इसकी हैरान कर देने वाली खूबियों की एक एक परत खोलते हैं। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले सवाल से। सोर्स में एक भाषाविद का जिक्र है, एडवर्ड सेपियर। 1921 की बात है। हाँ, 1921 में उन्होंने कुछ कहा था। अब उनकी भाषा तो बहुत अकादमिक है, लेकिन उसका सार मुझे बहुत दिलचस्प लगा। उनका कहना था कि भाषा कुछ नहीं, बस इंसानों का बनाया हुआ एक सिस्टम है। हाँ, जिसमें हम कुछ चिन्हों या आवाजों का इस्तेमाल करके अपनी सोच और अपनी भावनाओं को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। और सबसे जरूरी बात, ये कोई जानवरों की तरह पैदाइशी गुण नहीं है। इसे हम सीखते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अलग अलग भाषाविदों की परिभाषाओं में, चाहे वो सैपिर हो या नॉम चॉम्स्की, 3 शब्द बार बार आते हैं जो इस सीक्रेट कोड के 3 मुख्य स्तंभ हैं। अच्छा, कौन से 3? पहला, यह मानवीय है। दूसरा, यह एक प्रणाली है, यानी नियमों पर चलती है, बेतरतीब नहीं है। और तीसरा, ये प्रतीकात्मक है, मतलब आवाजों और चिन्हों का इस्तेमाल करती है जिनका अर्थ हम सबने मिलकर तय किया है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर होता है, जो मुझे भी पहले था, भाषा और संचार के बीच का अंतर। हाँ, लोग अक्सर इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं। बिल्कुल, लेकिन सोच कहते हैं कि ये दोनों बहुत अलग हैं। संचार तो कोई भी जानवर कर सकता है। जैसे एक कुत्ता भौंक कर खतरे का इशारा कर सकता है, एक बिल्ली म्याऊं करके खाना मांग सकती है। ये सब संचार है। हाँ, लेकिन भाषा इससे कहीं आगे है। सोर्स में एक बेहतरीन उदाहरण है। एक कुत्ता भौंक सकता है, पर वो ये कभी नहीं कह सकता कि जो डाकिया कल आया था, हो सकता है वो कल फिर आए। एग्जैक्टली। इस एक छोटे से वाक्य में इंसानी भाषा का पूरा जादू छिपा है। एक मिनट, ये तो कमाल का उदाहरण है। मैंने इस पे कभी ऐसे नहीं सोचा। इस एक वाक्य में ऐसा क्या खास है जो एक जानवर नहीं कर सकता? इसमें भाषा का पूरा सिस्टम काम कर रहा है। देखिए, इसमें अतीत है, कल आया था। भविष्य की संभावना है, कल फिर आए। और एक जटिल विचार है जिसे आपने एक धागे में पिरो दिया है। इसे कहने के लिए आपको व्याकरण चाहिए, काल चाहिए और शब्दों को सही क्रम में रखने की समझ। सिंटैक्स। हाँ। सिंटैक्स चाहिए। जानवरों का संचार तात्कालिक होता है, भूख, डर, खतरा, बस यहीं तक। और हमारी भाषा की कोई सीमा नहीं। कोई सीमा नहीं। हम कुछ भी सोच सकते हैं और उसे कह सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं उन खासियतों पर जो हमारी भाषा को ये शक्ति देती हैं। सोर्स में इन्हें भाषा की विशेषताएं कहा गया है। मुझे जो पहली चीज सबसे अजीब और दिलचस्प लगी वो थी यादृच्छिकता। आर्बिट्रेरीनेस। हाँ, इसका मतलब है कि शब्द और उसके मतलब में कोई लॉजिक नहीं है। जैसे हम एक जानवर को कुत्ता क्यों कहते हैं? कुत्ता शब्द की आवाज में ऐसा कुछ भी नहीं है जो भौंकने वाले 4 पैरों वाले जानवर जैसा हो। बिल्कुल। ये सिर्फ एक समझौता है। समझौता। हाँ, हम सबने मान लिया कि इस आवाज का मतलब वो जानवर है, इसीलिए अंग्रेजी में उसे डॉग कहते हैं और फ्रेंच में शियन। अगर कोई तार्किक संबंध होता तो पूरी दुनिया में एक ही शब्द होता। तो ये भाषा का पहला नियम है कि नियम यह है कि कोई सीधा नियम नहीं है। सही कहा, शब्द सिर्फ प्रतीक हैं। ये तो सोचने वाली बात है। और फिर एक और कॉन्सेप्ट आया जिसने मेरा दिमाग ही घुमा दिया। सोर्स में इसे दोहरापन कहा गया है, डुअलिटी ऑफ पैटर्निंग। हाँ, और ये भाषा की डिजाइन का सबसे शानदार पहलू है। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है, पर है बड़ा सीधा। बताइए। इसका मतलब है कि हमारी भाषा एक ही समय में 2 लेवल पर काम करती है। 2 लेवल? कैसे? पहला लेवल है आवाजों का, जैसे हिंदी में क, ख, ग, अ, आ, ई। इन अकेली आवाजों का अपना कोई मतलब नहीं होता। प बोलने से कुछ नहीं होता, ट बोलने से भी कुछ नहीं होता। बिल्कुल। बिल्कुल। लेकिन जब हम इन
बेमतलब आवाजों को एक साथ मिलाते हैं तो दूसरा लेवल शुरू होता है। अर्थ का लेवल। हाँ, अर्थ का लेवल। जैसे सोर्स में उदाहरण है, अंग्रेजी की 3 आवाजें हैं, पी, आ, ट। अलग अलग, इनका कोई मतलब नहीं, लेकिन इन्हें जोड़ दो तो पैट यानी थपथपाना बन जाता है। और असली जादू तो अब है, इन्हीं 3 आवाजों का क्रम बदल दो तो टैप या एप्ट बन जाता है। और मतलब बिल्कुल अलग। एग्जैक्टली। सोचिए, हमारे पास बस कुछ 40-50 बेमतलब की आवाजें हैं और हम उन्हें जोड़ तोड़ कर, उलट पुलट कर लाखों शब्द बना सकते हैं। ये भाषा की बनावट का सबसे कुशल हिस्सा है। हाँ, कम से कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा नतीजा। और यहीं से तो भाषा की असली सुपर पावर निकल कर आती है ना? जिसे सोच में उत्पादकता या रचनात्मकता कहा गया है। प्रोडक्टिविटी। हाँ, मतलब हम सीमित शब्दों और नियमों से अनगिनत नई बातें कह सकते हैं। हम हर रोज ऐसे वाक्य बोलते और सुनते हैं जो शायद दुनिया में पहले कभी किसी ने नहीं बोले। ये मानवीय भाषा की सबसे शक्तिशाली क्षमता है। जानवरों का सिस्टम बंद होता है। बंद मतलब एक मधुमक्खी नाचकर ये तो बता सकती है कि फूल कहाँ है, कितनी दूर है, किस दिशा में है, लेकिन वो ये कभी नहीं बता सकती कि कल वाली जगह पर जो फूल थे वो आज मुरझा गए हैं, इसलिए कहीं और चलते हैं। अच्छा, उनका संचार तयशुदा संदेशों तक ही सीमित है। बिल्कुल। जबकि हमारा सिस्टम खुला है, हम कुछ भी कह सकते हैं। सोर्स में एक मजेदार वाक्य था, कल मैं सोच रहा था कि अगर किसी ने मुझसे पूछा कि मैंने पिछले हफ्ते क्या सोचा था तो मैं कल क्या कहूंगा। ये कितना जटिल वाक्य है पर हम सब इसका मतलब समझ सकते हैं। ये कमाल है। और ये हमें एक और सुपर पावर पर लाता है, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। ये सुनने में वैज्ञानिक शब्द लगता है, पर इसका मतलब बहुत सरल है। हम उन चीजों के बारे में बात कर सकते हैं जो यहाँ अभी हमारे सामने मौजूद नहीं है। अच्छा, जैसे मैं कह सकता हूँ, हजारों साल पहले डायनासोर धरती पर घूमते थे। या अगले साल मैं छुट्टियों पर जाने की सोच रहा हूँ। डायनासोर यहाँ नहीं है और अगला साल अभी आया नहीं है। बिल्कुल। आप सिर्फ अतीत या भविष्य ही नहीं बल्कि काल्पनिक चीजों के बारे में भी बात कर सकते हैं, जैसे कि यूनिकॉर्न या एलियंस। या अमूर्त विचारों पर बहस कर सकते हैं, जैसे न्याय, प्रेम या लोकतंत्र। सही कहा। यही क्षमता हमें कहानियां गढ़ने, योजनाएं बनाने और विज्ञान करने की शक्ति देती है। मैं इस पर एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ। क्या हम ये कह सकते हैं कि एक गिलहरी जो सर्दियों के लिए अखरोट जमा कर रही है वो भी तो भविष्य के बारे में सोच रही है? क्या ये एक तरह का विस्थापन नहीं है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और ये अंतर को समझने में मदद करता है। गिलहरी का व्यवहार भविष्य से जुड़ा है, लेकिन ये सहज वृत्ति पर आधारित है, इंस्टिंक्ट। वो इस बारे में अमूर्त रूप से सोच या बात नहीं कर सकती। अच्छा, वो ये नहीं कह सकती, मुझे लगता है इस साल सर्दी ज्यादा पड़ेगी, इसलिए मुझे ओक के पेड़ वाले अखरोट ज्यादा जमा करने चाहिए क्योंकि वो ज्यादा पौष्टिक होते हैं। समझ गया। मतलब हम सिर्फ भविष्य की तैयारी नहीं करते हैं, हम भविष्य की कल्पना करते हैं। एग्जैक्टली। इंसानी विस्थापन चेतन और असीम है, जबकि जानवर का व्यवहार सीमित और वृत्ति चालित है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा 2 और विशेषताएं हैं जिन्हें जल्दी से देख लेते हैं। एक है सांस्कृतिक प्रसारण, कल्चरल ट्रांसमिशन। इसका मतलब है कि भाषा हमें खून में या जीन्स में नहीं मिलती। हाँ, ये कोई जैविक विरासत नहीं है। अगर भारत में पैदा हुए बच्चे को जन्म से ही जापान में पाला पोसा जाए तो वो जापानी बोलेगा, हिंदी नहीं। बिल्कुल, भले ही उसके माता पिता भारतीय हो। हम भाषा को अपने समाज, अपनी संस्कृति से सीखते हैं। ये हमें विरासत में नहीं बल्कि माहौल से मिलती है। सही। और आखिरी विशेषता ये है कि भाषा पूरी तरह से व्यवस्थित है, सिस्टमैटिक। ये सिर्फ शब्दों का ढेर नहीं है, पर्दे के पीछे गहरे और जटिल नियम काम कर रहे होते हैं और हम अनजाने में ही उनका पालन करते हैं। हाँ, जैसे हम कहते हैं लड़का किताब पढ़ रहा है, ये नहीं कहते रहा पढ़ किताब है लड़का। हर स्तर पर नियम है, कौन सी आवाजें एक साथ आ सकती हैं, शब्द कैसे बनते हैं और फिर वाक्य कैसे बनते हैं, सब कुछ नियमों के एक जटिल जाल से बंधा है। और हम सब इन नियमों के उस्ताद हैं, भले ही हमें इनका होश ना हो। बिल्कुल। ये सब सुनकर एक बहुत बड़ा सवाल दिमाग में आता है, जिसका जिक्र सोर्स में भी है। अगर हमारी भाषा इतनी शक्तिशाली और व्यवस्थित है, तो क्या वो हमारे सोचने के तरीके को भी कंट्रोल करती है? क्या हम जो भाषा बोलते हैं वो हमारी सोच का दायरा तय करती है? ये भाषा विज्ञान के सबसे आकर्षक सवालों में से एक है। इसे सैपियर-वॉर्फ परिकल्पना कहते हैं। सैपियर-वोल्फ हाइपोथेसिस। हाँ, इसका मूल विचार यही है कि हमारी भाषा दुनिया को देखने के लिए एक चश्मे की तरह काम करती है। चश्मे की तरह? हाँ। सोर्स में क्लासिक उदाहरण दिया गया है।
आर्कटिक में रहने वाले लोगों की भाषाओं में बर्फ के लिए एक शब्द नहीं बल्कि दर्जनों शब्द होते हैं। अच्छा। जैसे गिरने वाली ताज़ा बर्फ के लिए अलग शब्द, जमीन पर जमी कठोर बर्फ के लिए अलग, और पिघलती हुई बर्फ के लिए अलग। वाह, हाँ, और भी बहुत कुछ, क्योंकि उनके जीवन और अस्तित्व के लिए बर्फ के इन सूक्ष्म भेदों को समझना बहुत जरूरी है। तो उनकी भाषा उन्हें बर्फ के बारे में ज्यादा बारीकी से सोचने और देखने के लिए मजबूर करती है। लेकिन एक मिनट, इस परिकल्पना का एक सशक्त संस्करण भी है, स्ट्रॉन्ग वर्जन, हाँ, जो कहता है कि भाषा विचार को निर्धारित करती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर किसी भाषा में किसी चीज के लिए शब्द नहीं है तो उस भाषा को बोलने वाले लोग उस चीज के बारे में सोच ही नहीं सकते। ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। हाँ, आपने सही पकड़ा। यह विचार बहुत अतिवादी है और ज्यादातर भाषाविद इसे अब नहीं मानते। क्यों? क्योंकि हम हर रोज नई चीजों के लिए नए शब्द गढ़ते हैं, जैसे इंटरनेट या सेल्फी। अगर हम सोच नहीं सकते तो शब्द कहाँ से आते? ये तो दुनिया को एक भाषाई जेल में कैद करने जैसा हुआ। तो फिर इसका कौन सा संस्करण माना जाता है? इसका कमजोर संस्करण, वीक वर्जन, ज्यादा स्वीकार्य है। और वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि भाषा आपकी सोच को कैद नहीं करती, लेकिन उसे प्रभावित जरूर करती है। ये आपकी सोच को एक दिशा देती है। तो एक जेल नहीं बल्कि एक लेंस की तरह है। बिल्कुल। आपकी भाषा तय करती है कि आप किन चीजों पर ज्यादा ध्यान देंगे, चीजों को किन श्रेणियों में बांटेंगे। अच्छा। जैसे कुछ भाषाओं में रंगों के लिए शब्द कम होते हैं, तो उनके बोलने वाले रंगों के उन सूक्ष्म भेदों पर शायद उतना ध्यान नहीं देते जब तक कि उन्हें विशेष रूप से ऐसा करने के लिए ना कहा जाए। वाह, मतलब हमारी भाषा सच में हमारी दुनिया को गढ़ती है। ये तो बहुत गहरी बात है। और ये हमें वापस उसी आइडिया पर ले आता है कि भाषा एक सिस्टम है। सोर्स में इस सिस्टम को समझने के लिए इसे 5 हिस्सों में बांटा गया है। हाँ, लेकिन एक लिस्ट की तरह बताने के बजाय मुझे लगता है कि इसे एक इमारत के रूप में सोचना ज्यादा आसान होगा। ये एक बेहतरीन तरीका है इसे समझने का। चलिए भाषा के इस 5 मंजिला इमारत को नीचे से ऊपर की ओर बनाते हैं। ठीक है। ग्राउंड फ्लोर पर है ध्वनि विज्ञान, फोनोलॉजी। ये इमारत की ईंटें और गारा हैं, भाषा की सबसे बुनियादी आवाजें, क, प, अ आदि। हाँ। पहली मंजिल है रूप विज्ञान, मोर्फोलॉजी। यहाँ हम उन ईंटों को जोड़कर कमरे बनाते हैं, यानी शब्दों की रचना करते हैं। जैसे खेल एक कमरा है और उसमें आना जोड़कर खिलौना जैसा एक नया कमरा बना दिया। बिल्कुल। ठीक है, ईंटों से कमरे बन गए। अब आगे? दूसरी मंजिल है वाक्य विन्यास, सिंटैक्स। ये इमारत का आर्किटेक्चरल प्लान है। ये बताता है कि कमरों को कैसे जोड़ना है ताकि एक सही और मतलब वाला घर यानी वाक्य बन सके। लड़का गेंद से खेल रहा है, एक सही डिजाइन है। और गेंद लड़का से है खेल रहा, एक गलत डिजाइन है। सही। तो अब हमारे पास एक पूरा घर यानी वाक्य तैयार है। अब क्या? अब आती है तीसरी मंजिल, अर्थ विज्ञान, सिमेंटिक्स। ये उस घर का शाब्दिक या डिक्शनरी वाला मतलब है। हाँ, बिल्ली मेज पर बैठी है का सीधा मतलब है कि एक बिल्ली है, एक मेज है और वो उसके ऊपर है। ये तो सीधा है। तो फिर 5वीं मंजिल की क्या जरूरत है? 5वीं मंजिल यानी संदर्भ विज्ञान, प्रैग्मैटिक्स। इस इमारत की छत है और शायद सबसे जरूरी हिस्सा भी। यह बताता है कि उस घर का असली मतलब उसके आसपास के माहौल और इरादे पर निर्भर करता है। सोर्स का वो उदाहरण याद है? क्या आप खिड़की खोल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। उसका शाब्दिक मतलब सिमेंटिक्स तो एक सवाल है कि क्या आप में खिड़की खोलने की शारीरिक क्षमता है? हाँ, जिसका जवाब हाँ या नहीं हो सकता है। लेकिन कोई भी इसका जवाब हाँ कहकर चुप नहीं बैठ जाता। नहीं। हम सब समझते हैं कि इसका प्रासंगिक, प्रैग्मैटिक मतलब एक विनम्र अनुरोध है। बोलने वाला चाहता है कि आप खिड़की खोल दें। यही प्रैग्मैटिक्स है, शब्दों के पीछे का असली इरादा समझना। बिल्कुल। इसके बिना भाषा सिर्फ एक रोबोटिक कोड है। असली मानवीय संवाद इसी 5वीं मंजिल पर होता है। तो आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो लगता है हमने भाषा के उस सीक्रेट कोड के कई हिस्से खोल लिए हैं। ये सिर्फ बातचीत का तरीका नहीं है। यह है एक जटिल, नियमों से चलने वाला, प्रतीकात्मक और असीम रचनात्मक सिस्टम है जो सिर्फ इंसानों के पास है। और इसकी यादृच्छिकता, दोहरापन, विस्थापन जैसी विशेषताएं इसे जानवरों के संचार से मीलों आगे ले जाती हैं। सही। और ये भी कि यह सिर्फ विचारों को एक से दूसरे तक पहुंचाने का पाइपलाइन नहीं है, बल्कि यह विचारों को पैदा करने और हमारी दुनिया को आकार देने वाली फैक्ट्री भी है। वाह। ये ध्वनि, शब्द, वाक्य और संदर्भ की एक बहुस्तरीय इमारत है जो हमें खुद को
अनगिनत तरीकों से व्यक्त करने की शक्ति देती है। यह हमारी पहचान का, हमारी संस्कृति का और हमारे इंसान होने का एक अटूट हिस्सा है। इस पूरी चर्चा से मेरे मन में एक सवाल रह गया। अगर भाषा सच में दुनिया को देखने का एक चश्मा है, तो क्या एक नई भाषा सीखना, मतलब क्या वो हमें सच में एक नया इंसान या दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दे सकता है? ये तो बहुत दिलचस्प सवाल है। और दूसरा, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई, हाँ, जो सिर्फ नियमों और डेटा पर भाषा सीख रहा है, बिना किसी सांस्कृतिक अनुभव के, कभी मानवीय भाषा के पीछे छिपे इरादों, व्यंग्य और भावनाओं की उस 5वीं मंजिल को सही मायने में समझ पाएगा? हाँ, क्या वो कभी समझ पाएगा? ये सोचने वाली बात है।